एक नदी के ऊपर एक पुल बन रहा होता है और वहाँ पर उस पुल को बनाने के लिए 3 ठेकेदार होते हैं और उन 3 ठेकेदारों के नीचे कम से कम 70 से 80 मजदूर काम किया करते हैं। उनमें ही एक 17 साल की लड़की होती है, वो भी वहाँ पर कामकाज किया करती है। दोस्तों, एक दिन उन ठेकेदारों में से एक ठेकेदार की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है। फिर वो अपने बाकी 2 ठेकेदारों को और बताता है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की से कहा जाता है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम हमें खुश कर दो। दोस्तों, वो लड़की उनसे अपने आप को बचाने के तमाम यत्न करती है और तमाम यत्न करने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं पाती। दोस्तों, उस लड़की के साथ में एक ऐसा खेल खेला जाता है जिससे कि वो लड़की खुद अपने आप को उन दरिंदों के सामने सौंप देती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना एक 17 साल की लड़की की है और उस लड़की का आज बदला हुआ नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। बदला हुआ नाम उसका शामली होता है और यहाँ पर 3 ठेकेदार काम किया करते हैं, जिसमें एक का नाम किशोर होता है, दूसरे का दयाल होता है और तीसरे का प्रहलाद होता है। दोस्तों, तीनों यहाँ पर ठेकेदार अपने मज़दूरों से कामकाज करवाया करते हैं। काफ़ी सारे परिवार यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और इन्हीं परिवारों में से माता पिता के साथ ये 17 साल की सावली भी यहाँ पर काम करने के लिए आती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब दयाल ठेकेदार, जिसकी उम्र लगभग 55 साल होती है, वो वहाँ पर मज़दूरों को देख रहा होता है। गर्मी का मौसम होता है, मज़दूर यहाँ पर अपना कामकाज किया करते हैं। गिट्टी वहाँ से उठा कर इसके जो ऊपर पुल बन रहा था वहाँ पर डाल रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें गर्मी लगती तो वो नदी में जाकर नहा लिया करते और वहाँ से फिर अपने कामकाज में लग जाते। इसी तरह से ये 17 साल की लड़की भी नदी के अंदर जाती है और वहाँ डुबकी लगाने के बाद वहाँ से बाहर आने लगती है। जब उसके भीगे बदन को ये दयाल देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बस उसकी तरफ निहारने लगता है। जब इस लड़की को भी पता चलता है कि ये तेरी तरफ गंदी नज़रों से देख रहा है तो वो अपने कपड़ों को संभालने लगती है। लेकिन भीगा हुआ बदन, अगर आगे से वो कपड़ों को संभालती तो पीछे से कपड़े उसके इस तरह से हो जाते। इस तरह से ये दयाल ठेकेदार उसको निहारता रहता है, देखता रहता है। ये लड़की चुपचाप फिर वहाँ से अपने कामकाज में लग जाती है। लेकिन दयाल ठेकेदार को ऐसा लग रहा था कि ये लड़की तो तेरे पास आनी चाहिए। उसके बाद जो इस लड़की के माता पिता होते हैं उनके पास ये दयाल ठेकेदार जाता है और उनसे कहने लगता है कि आपकी लड़की इतनी नाजुक है, इसको इतना कठोर काम आप लोग क्यों दे रहे हो? इसको तो मैं बहुत सरल काम दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं कहने लगते हैं कि बाबूजी, हमारे पास तो यही कामकाज है, हम तो इसी को किया करते हैं। सरल कामकाज तो हमें आता ही नहीं, ना ही हमारी बेटी कोई पढ़ी लिखी है, ये तो अनपढ़ है और इसको ऐसा कोई काम आता नहीं जिससे कि ये कोई और दूसरा काम कर सके। ये तो हमारे साथ ही कामकाज करेगी। लेकिन यहाँ पर जो दयाल ठेकेदार होता है वो कहता है कि तुम्हें मेरा ऑफिस दिखाई दे रहा है, मैं इसे ऑफिस का काम दे देता हूँ। ऑफिस में ये साफ़ सफाई करेगी, चाय वगैरह बना देगी, वहीं पर रहेगी तो अच्छा रहेगा इसके लिए, धूप भी इसको नहीं लगेगी। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। कौन ऐसा माता पिता होगा जो अपने बच्चे को अच्छा और सरल काम नहीं करने देगा? यहाँ पर माता पिता कहते हैं कि साहब, आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप लोग ऐसा हमारे साथ में कर देते हो। तो अगले दिन जो लड़की होती है उसे उसके ऑफिस में भेज दिया जाता है। दयाल उससे कहने लगता है कि तुम्हें ऑफिस की साफ़ सफाई करनी है और इन जो बुक्स यहाँ पर रखी हुई हैं, जो फाइल्स हैं, उनको उठाकर इस जगह रखना है। इस तरह जब वो सावली अपने कामकाज में लग जाती है, पहले तो सफाई करती है, सफाई के बाद जो फाइलें होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर ठेकेदार बोल रहा था वहाँ पर रखती है। तो दयाल उसे बीच में ही टच करने लगता है। लड़की को अच्छा नहीं लगता। लड़की कहती है कि साहब, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, आप क्या कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर जो दयाल ठेकेदार होता है वो कहने लगता है कि बेटी, तुम्हें ऐसा कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ में कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। लेकिन लड़की को यहाँ पर अटपटा लग रहा था क्योंकि वो गलत तरीके से उसको टच कर रहा था। उसके बाद उस लड़की को चाय बनाने के लिए कहा जाता है। जब वो लड़की किचन के अंदर जाती है तो किचन के अंदर ही ये दयाल ठेकेदार पहुंच जाता है और उस लड़की को हाथ लगाने लगता है। तो लड़की कहने लगती है कि साहब, आप ऑफिस में बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो दयाल होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी चाय बनाने में मदद कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, आप कृपया करके वहाँ पर बैठ जाइए।
लेकिन ये लड़की बार बार उससे अनुरोध करती है, वो मानता ही नहीं और फिर लड़की इसको झटक देती है और झटक कर दूर कर देती है और कहने लगती है कि तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं कल से तुम्हारे पास काम के लिए नहीं आऊँगी। लेकिन यहाँ पर जो दयाल ठेकेदार होता है वो उससे कहने लगता है कि अगर तू कल से काम पर नहीं आई तो तेरे माता पिता को भी काम से निकाल दिया जाएगा और उनको बहुत बड़ी यातना दी जाएगी, तुझे शायद मालूम भी नहीं होगा। वो लड़की घबरा जाती है और घबरा कर अपने घर जाने लगती है। लेकिन उससे पहले वो ठेकेदार उससे कहता है कि अगर इस सब के बारे में तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तू मेरे को कभी रोकेगी नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने देगी। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की अगले दिन उसके ऑफिस में आती है तो ऑफिस में सफाई होने से पहले ही ठेकेदार उसको पकड़ने का यत्न करता है, उसके ऊपर इस तरह से डोरे डालता है, उसके हाथ पैरों को पकड़ता है और उसको एक बेड के ऊपर डाल देता है। लेकिन इससे पहले ही वो लड़की अपने हाथ पैरों को चलाती है और उसे दूर कर देती है। यहाँ पर जो ठेकेदार होता है वो कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं गलती से आपके ऊपर गिर गया, अब इस सब के बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। दोस्तों, उसके बाद ये लड़की चुपचाप अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद किसी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन जो दयाल होता है उसके मन में कुछ और ही घूम रहा होता है। वो तो ये चाहता था कि मैं इस लड़की के साथ में गलत काम करूं और इस गलत काम को करने के लिए अपने दो दोस्तों को और अपने साथ लेता, जो ठेकेदार इसके साथ इस काम में होते हैं। एक का नाम किशोर होता है, दूसरे का प्रहलाद होता है। इन दोनों को बताता है कि यार इस तरह से मामला है, इस लड़की को मुझे अपने साथ चाहिए। आज तक किसी लड़की ने मेरे को इस तरह से मना नहीं किया है। फिर किशोर और प्रहलाद दोनों ऑफिस में आ जाते हैं। ये लड़की भी अगले दिन ऑफिस में आती है तो इस लड़की से कहा जाता है कि बेटी, यहाँ पर जो दयाल है उसकी बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़र है, उसने कहीं तुम्हें गलत तो कुछ नहीं कह दिया, वो बहुत ही गलत है। जब पहली साइटों पर भी वो कामकाज किया करता था तो उसकी ऐसी ही बहुत ज़्यादा शिकायत आया करती थी। यहाँ पर जो किशोर होता है उस लड़की को इस तरह से दिखाता है कि उसे कि समझो कि ये आपका पिता है और पिता की तरह ही आपसे ये बातचीत कर रहा है। उससे बार बार बेटी कहता और उससे कहता कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा हो तो हमें ज़रूर बता देना, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर ये लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी अपबीती यहाँ पर जो किशोर होता है उसको बता देती है। अब किशोर और प्रहलाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में ही वो दयाल को बुलाने का यत्न करते हैं। ये लड़की उनसे मना करती है कि उनको मत बुलाओ, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये दोनों दयाल को बुला लेते हैं और दयाल जब वहाँ पर आता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा डांट फटकार लगाई जाती हैं और डांट फटकार लगाने के बाद उससे कहा जाता है कि तू तो बहुत गलत आदमी है, तू अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ में इस तरह का गंदा काम करने की सोच रहा है, तेरे अंदर कितना बड़ा भैंसी दरिंदा बैठा हुआ है। को इस तरह से दिखाया जाता है कि मानो ये दोनों के दोनों बहुत ही भले आदमी हैं और ये तेरे साथ में हैं। वो लड़की ऐसा ही समझती है और वहाँ पर कामकाज करने लगती है। जब वो धीरे धीरे 5-4 दिन काम कर लेती है उसके बाद लड़की को लगता है कि किशोर अंकल बहुत अच्छे हैं, प्रहलाद अंकल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब तो दयाल अंकल भी सुधर चुके हैं। उसके बाद वो आराम से कामकाज करती रहती है। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और 6वां दिन आता है। किशोर ऑफिस के अंदर बैठा होता है और वो लड़की सांवली भी ऑफिस के अंदर आ जाती है। किशोर यहाँ पर बहुत उदास बैठे होते हैं। जब सांवली चाय बनाकर लेकर आती है तो किशोर से पूछती है कि अंकल आज आप उदास क्यों बैठे हुए हो, आप चाय क्यों नहीं पी रहे। तो यहाँ पर किशोर कहने लगता है कि बेटी तेरी जो चाची है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी देख रेख करने वाला घर पर कोई नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि अगर तू 2-4 दिन के लिए उसकी देख रेख करने के लिए घर पर चलती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, उससे तेरी चाची का भी थोड़ा मन बट जाता, उसका कामकाज भी वहाँ पर हो जाता। तो यहाँ पर जो सांवली होती है कह देती है कि ठीक है अंकल, आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं इतनी मदद तो आपकी कर ही सकती हूँ, मैं अपने माता पिता को पूछ लेती हूँ। उसके बाद वो अपने माता पिता को खुद ऑफिस में लेकर आ जाती है और अपने माता पिता से कहने लगती है कि मैं किशोर अंकल के घर जा रही हूँ और वहाँ पर मुझे चाची की देखरेख करनी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये घर का काम इतना नहीं जानती, कैसे करेगी। लेकिन यहाँ पर किशोर कहने लगता है कि ये जो भी चाहेगी वो कर सकती है क्योंकि इसकी चाची भी उसमें मदद कर देगी, लेकिन हमारे घर का कामकाज बहुत फैला हुआ है, वो बीमार है, कई दिन से उसका मन भी नहीं लग रहा है, उसका मन भी बट जाएगा, अगर आप भेज दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरह का वाक्य जब यहाँ पर किशोर कहता है और जो लड़की के माता पिता होते हैं उसकी तरफ देखते रहते हैं, यहाँ पर लड़की साफ कह देती है कि मैं किशोर अंकल के घर ज़रूर जाऊँगी। दोस्तों, उसके बाद
ये लड़की किशोर की गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठकर किशोर के घर जाने लगती है। किशोर अपने घर उसे नहीं लेकर जाता और उसे लेकर जाता है एक सुनसान मकान पर जो जंगल में बना होता है। दोस्तों, जब उस मकान के अंदर जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर दो लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। एक का नाम दयाल होता है, दूसरे का प्रहलाद, यानी कि इसके दोनों जो पार्टनर होते हैं वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। लड़की ये पूरा वाक़या देखकर थर-थर काँपने लगती है और इन सभी के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे क्या बड़ी गलती हो गई, आज मुझे आप इस तरह से क्यों लेकर आए हो। लेकिन इन दरिंदों के अंदर जो बहसीपना बैठा हुआ था वो उस लड़की के साथ इन्होंने आज निकाल ही दिया। दोस्तों, उस लड़की को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं और उसके साथ रेप कर देते हैं। दोस्तों, हर काँप रही थी तो उनमें से ही एक व्यक्ति से पकड़ लेता है और पकड़कर उसे बेड पर डाल देता है। दूसरा उससे कहता है कि अपने कपड़ों को उतार। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शर्माती है, बहुत ही ज़्यादा घबराती है। वो करे तो क्या करे, उनके आगे हाथ जोड़ने लगती है, उनके पैरों को पकड़ने लगती है, लेकिन किसी भी दरिंदे के कानों तक इस लड़की की आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती। दोस्तों, इस लड़की के साथ ये तीनों दरिंदे मिलकर इतना घिनौना काम करते हैं जिससे कि पूरे के पूरे देश में ये आवाज़ गूंज जाती है। हर जगह लोग बाग यही कहने लगते हैं कि इस तरह से लड़की को बहका कर उसके साथ में इतना घिनौना काम करने वाले दरिंदों को बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, पूरी रात भर उसके साथ में इसी तरह का घिनौना काम किया जाता है। अगली सुबह जब उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उसे लेकर वापस वहीं जाकर छोड़ दिया जाता है और उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे तो जान से मार ही दिया जाएगा, तेरे माता पिता को भी जान से मार दिया जाएगा। वो लड़की चुपचाप घबरा कर अपने घर पर पहुंच जाती है, लेकिन हालत उसकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। दोस्तों, उसके बाद माता पिता जब उस लड़की से उसकी अपबीती पूछते हैं कि बेटी हुआ क्या है, तेरी हालत इस तरह से कैसे ख़राब है, वो लड़की कुछ बताती ही नहीं। बार बार माता पिता उससे यत्न करते हैं कि बेटी बता तो सही तेरे साथ में हुआ क्या है। के बाद उस लड़की की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, वो बेहोशी की हालत में जाने लगती है और फिर उस लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद उस लड़की का इलाज चल रहा होता है तो डॉक्टर साहब साफ कहते हैं कि इस लड़की के साथ में तो गंदा काम हुआ है, इसके साथ में तो रेप हुआ है। दोस्तों, तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और लड़की यहाँ पर बेहोशी की हालत में चली जाती है और पुलिस वाले यहाँ पर उस लड़की को होश में आने का इंतज़ार करते हैं और जब लड़की को होश आता है तो पुलिस वाले उसका बयान दर्ज करते हैं। दोस्तों, जब वो अपनी अपबीती बताती है तो पुलिस वाले भी वहाँ पर बैठकर अपने आप एक बार अफसोस करने लगते हैं कि ऐसे भी दरिंदे लोग हैं जिनकी उम्र लगभग 55, 50 और 45 साल की होती है। ऐसे लोग इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ में इस तरह से घिनौना काम करते हैं और इस तरह से उसे अपने चंगुल में फंसाते हैं। उसके बाद उन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो जब ये घटना लोगों के पास पहुंचती है तो लोग बागों का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। लोग बागों का तो यही कहना होता है कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए या उससे बड़ी कोई और सज़ा हो तो वो होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि इस तरह से हमारे समाज के अंदर लोग घूम रहे हैं। आजकल किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं किया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय